दोस्तों, कल हमने देखा किस तरीके से मयूरी चिंता में डूब गई थी। वो सिद्धार्थ का भी दिमाग फट रहा था कि वो उसे कैसे बता रही थी कि उसका पुराना प्यार वो उसका सिद्धार्थ नहीं था। अब आगे दोस्तों, आज के एपिसोड नंबर 24 जिद्दी बिलियनियर में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं तो सुकून एफएम चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें और अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं। एक प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि कहानी कैसी लग रही है। और जो भी दोस्त सुकून एफएम चैनल के साथ नए जुड़े हैं वो अपने शहर और अपने गांव का नाम लिखकर जरूर भेजें, जिससे हमें पता चले कि आप लोग कौन सी जगह से हमारी कहानी को सुनते हैं। चलिए शुरू करते हैं कहानी, आज की एपिसोड नंबर 24। इधर मयूरी चिंता में डूब गई, वहीं उधर हवाई जहाज में सिद्धार्थ का दिमाग फट रहा था। उसे जलन हो रही थी उस आदमी से जो वो खुद था, जिसे मयूरी का पूरा प्यार मिला था, जिसे मयूरी ने अपना शरीर और आत्मा सौंपी थी। और वो बस एक परछाई था। लंदन पहुंचकर वो सीधे हॉस्पिटल गया। वो डॉक्टर जिसने सिद्धार्थ का ऑपरेशन किया था, डॉक्टर रॉबिन थे, जो जाह्नवी का भाई था और सिद्धार्थ का दोस्त। वो सिद्धार्थ को एकदम अचानक ऐसे अपने सामने देखकर हैरान हो गया। उसने चौंक कर उसका नाम लिया। सिद्धार्थ, तुम? आगे से सिद्धार्थ ने घूर कर उससे पूछा। मेरी यादाश्त क्यों चली गई? डॉक्टर ने वही पुराना जवाब देकर कहा, कांच के टुकड़े और सर्जरी। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ हंसा, एक खोखली हंसी। उसने ठंडे स्वर में कहा, मुझे सब कुछ याद है, लेकिन सिर्फ एक खास लड़की याद नहीं आ रही। क्या ये अजीब कोइंसिडेंस नहीं है? आगे से डॉक्टर रॉबिन ने अपना चश्मा ठीक करके कहा, एक महिला? सिद्धार्थ, क्या तुम्हें मुझ पर शक हो रहा है? उसकी बात का जवाब देने के बजाय सिद्धार्थ ने चिल्लाकर पूछा, क्या मेरी यादाश्त वापस लाने का कोई तरीका है? आगे से रॉबिन ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, नहीं, और सच कहूं तो एक महिला को भूलने से तुम्हारी लाइफ पर कोई असर नहीं। अभी उसकी बात पूरी नहीं हुई थी। सिद्धार्थ ने कुर्सी लात मारकर गिरा दी और डॉक्टर का कॉलर पकड़कर उसे दीवार से सटाकर गुस्से में बोला, मेरी लाइफ पर असर पड़ता है या नहीं पड़ता, यह मेरी लाइफ को पूरी तरह बदल देता है। वो हाँफ रहा था। उसने गुस्से में कांप कर आगे कहा, उसका प्यार मेरा था, लेकिन अब मैं उसे बस अपनी यादों के लिए रोते हुए देख सकता हूँ। मुझे कुछ याद नहीं है। मैं जानना चाहता हूँ कि हम कैसे मिले। वो इंसान बनना चाहता हूँ जिसके बिना वो बिना शर्त के प्यार करती है। अपना गुस्सा निकालने के बाद सिद्धार्थ वहां से निकल गया। उसे कोई जवाब नहीं मिला। उसी रात सिद्धार्थ लंदन से अमेरिका पहुंचा। वो अमेरिका की सड़कों पर चल रहा था, वॉल स्ट्रीट की वही सड़कें जहां मयूरी उसे ढूंढने आई थी। वो उस दर्द को महसूस करना चाहता था जिसे मयूरी गुजरी थी। चलते चलते वो एक लग्जरी स्टोर में दाखिल हुआ। उसको देखते ही स्टोर मैनेजर ने खुश होकर कहा, मास्टर, आप वापस आ गए। सिद्धार्थ ने हाँ में सिर हिलाया और खिड़की के पास गया। वो उस सोफे पर बैठ गया जहां उसके 3 महीने पहले सिर दर्द का नाटक किया था। मयूरी बाहर खड़ी रो रही थी। तब उसे कुछ याद नहीं था और अब सब कुछ खालीपन था। की थी। उसने सफेद स्वेटर और नीले रंग का स्कार्फ पहना था। उसका कोमल चेहरा उदास था। वो कांच के पार किसी को देख रही थी। यह मयूरी थी। उस पल उस तस्वीर को देखकर सिद्धार्थ के दिल में एक भयानक टीस उठी। वो सिर्फ एक तस्वीर नहीं थी, ये उस प्रेम का प्रमाण था जिसे वो भूल चुका था, लेकिन जिसे उसका दिल पहचानने के लिए तड़प रहा था। वो उस आदमी से जलन कर रहा था जो तस्वीर के दूसरी तरफ था, और वो खुद था। स्टोर के बाहर एक लड़की खिड़की पर टिकी रो रही थी। 3 महीने पहले ये मयूरी थी। सिद्धार्थ ने कांपते हाथों से तस्वीर को छुआ, मानो वो उसके आंसुओं को पोंछना चाहता हो। उसके दिल में एक जानी पहचानी टीस उठी। तभी स्टोर मैनेजर ने उसे तस्वीर के बारे में बताकर कहा, यंग मास्टर, ये लड़की बाहर बहुत रो रही थी, बहुत परेशान और अकेली। मेरे स्टाफ ने यह तस्वीर खींच ली। कई लोगों ने उसका नंबर भी मांगा। उसकी बात सुनते ही सिद्धार्थ ने गुस्से में तस्वीर फाड़कर अपनी जेब में रख ली। उसने गुस्से में चिल्लाकर कहा, वो मेरी वाइफ है। इतना कहकर वो बाहर निकल गया। मैनेजर हक्का बक्का खड़ा उसे देखता रहा। गाड़ी में बैठकर सिद्धार्थ ने उस फटी हुई तस्वीर को देखा। 3 महीने पहले वह अमेरिका में इतनी अकेली क्यों बैठी? अगर उसे पता होता
तो क्या वो सर्जरी के लिए उसे छोड़कर जाता। ये सोच सोचकर दर्द से उसका सिर फटने लगा। अचानक एक हॉर्न की तेज आवाज ने उसका ध्यान तोड़ा। एक कार सीधे उसी की तरफ आ रही थी। उसके पास बचने का मौका था, लेकिन वो फिर भी जम गया। उसने सुना था कि एक एक्सीडेंट ने उसकी याददाश्त छीन ली। अगर एक और एक्सीडेंट। तभी धमाका हो गया। दोनों की गाड़ियां आपस में टकरा गई। वॉल स्ट्रीट पर कोहराम मच गया। सिद्धार्थ का शरीर जमीन पर था और खून से लथपथ, लेकिन उसकी मुट्ठी में अब भी वही तस्वीर दबी थी। उसके होठों पर बस एक नया नाम था, मयूरी। तभी अपने कमरे में सो रही मयूरी हड़बड़ा कर उठी और नींद में ही चिल्लाकर बोली, ओह सिद्धार्थ, मुझे मत छोड़ो। वो पसीने से तरबतर थी। उसकी चीख सुनकर चंचल दौड़कर उसके कमरे में आई। उसने घबराई हुई मयूरी की हालत देखकर उसको हिलाकर कहा, मयूरी मयूरी जागो, ये बस एक डरावना सपना था। बच्चे का ख्याल रखो मयूरी। उसके हिलने से मयूरी होश में और उसने कांपते हुए हाथे से अपने पेट को छुआ और कहा, माँ, मैंने सपने में देखा कि सिद्धार्थ का एक्सीडेंट हो गया। वो खून से लथपथ था, मुझे पुकार रहा था। आगे से चंचल ने उसको दिलासा देकर कहा, अरे वो इंग्लैंड गए हैं काम के सिलसिले में, चिंता मत करो, उन्हें फोन कर लो। तुम अपना ध्यान रखो, तुम्हारे पेट में अभी नन्हे मास्टर सिद्धार्थ हैं, उनका भी ख्याल रखने तुम्हारा बहुत जरूरी है। अपनी माँ की बात सुनकर मयूरी ने मन ही मन में सोचा, सिद्धार्थ ने मुझे बताया तक नहीं कि वो जा रहा है। पूरा हफ्ता बीत गया और कोई खबर नहीं। क्या वो अब भी मुझसे प्यार करता था? यह सोचते हुए फिर भी माँ को परेशान न करने के लिए उसने मुस्कुरा कर कहा, ठीक है माँ, मैं जिद्दी नहीं बनूंगी। मैं नन्हे मास्टर सिद्धार्थ का ख्याल रखूंगी। वहीं उधर अमेरिका के स्टोर मैनेजर सिद्धार्थ को हॉस्पिटल ले गया। उसने सिद्धार्थ के पापा हेमराज गुलेरिया को इस एक्सीडेंट के बारे में इन्फॉर्म कर दिया था। हॉस्पिटल में जब सिद्धार्थ को होश आया तो डॉक्टर ने उससे पूछा, यंग मास्टर, ये कितनी उंगलियां हैं? आगे से सिद्धार्थ ने धीरे से कहा, 4। उसकी आवाज कमजोर थी। 4 दिन कोमा में रहने के बाद वो होश में आ गया था। उसके पिता हेमराज सोफे पर बैठे अखबार पढ़ रहे थे। डॉक्टर के जाते ही उन्होंने सिद्धार्थ से पूछा, क्या सोच रहे हो? आगे से सिद्धार्थ ने सिर हिलाकर कहा, कुछ नहीं, कुछ भी याद नहीं गया। ये कहकर उसे अपनी आंखें बंद कर ली। आगे से हेमराज ने गंभीर होकर अखबार रख दिया। सिद्धार्थ को देखकर गंभीरता से पूछा, सिद्धार्थ, पुलिस ने कहा कि तुम एक्सीडेंट से बच सकते थे, तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? सिद्धार्थ ने अपने पापा की बात का जवाब देकर कहा, पापा, मैं मरना नहीं चाहता। मेरी बार और मेरा बच्चा मेरा इंतजार कर रहे हैं। उसकी बात सुनकर हेमराज ने जेब से वो तुड़ी मुड़ी तस्वीर निकाली। सिद्धार्थ की तरफ बढ़ाकर कहा, 30 साल की उम्र में तुम इस पर फिदा हो? मुझे तुम्हारी पसंद बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसकी बात सुनकर आगे से सिद्धार्थ ने मुस्कुरा कर कहा, डैड, आपका नापसंद करना सही है, बस मेरा उसे पसंद करना ही काफी है। आगे से हेमराज ने हार मानकर कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ दिल्ली चलूंगा। तुम्हारी माँ आजकल बहुत बकबक कर रही है। सुना है तुम्हारी वाइफ उनसे लड़ती रहती है। मुझे देखना है कि वो कैसी है। अपने डैड की बात सुनकर सिद्धार्थ हल्के से मुस्कुराया और उसने फोन निकालकर अपने सेक्रेटरी को ऑर्डर देकर कहा, मेरे लिए एक ऐसा प्रपोजल तैयार करो जो लड़कियों को पसंद आए। कुछ दिन बाद उधर मयूरी ने पीले रंग की ड्रैगन एम्ब्रॉयडरी वाली ड्रेस पहनी थी। उसका रंग इतना गोरा था कि वो किसी अप्सरा जैसी लग रही थी। वह एक चैरिटी हॉल में चल रही थी। कंचन तभी उसे देखकर दौड़कर आई। कंचन ने उसे टोक कर कहा, मयूरी, संभल कर, अब तुम्हारे पेट में बच्चा है, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए। आगे से मयूरी ने हंसकर कंचन का हाथ अपने पेट पर रखकर कहा, कंचन, चाहो तो छू लो। उसकी बात सुनते ही कंचन ने एक पल के लिए उभार महसूस किया, फिर उदास होकर हाथ खींच लिया और उसकी आंखों में पुराने दर्द की परछाई थी। तभी हॉल में हलचल हुई। सारिका और मीला वहां आ गई। दोनों रईस महिलाएं एक साथ आई थी, जो एक स्पष्ट संकेत था। तभी मीडिया ने उन्हें घेर लिया। एक रिपोर्टर ने सारिका से पूछा, मिसेज गुलेरिया, क्या दोनों परिवार के अच्छे रिलेशन हैं? आगे से सारिका ने मयूरी की तरफ तिरस्कार से देखकर कहा, बिल्कुल, जानवी और सिद्धार्थ बचपन के प्रेमी हैं। जो लड़कियां बुरी मनसा से सिद्धार्थ से जुड़ना चाहती हैं, उन्हें गुलेरिया परिवार का दरवाजा कभी नहीं मिलेगा।
तभी उर्मिला ने भी आग में घी डालकर कहा, मेरी जाह्नवी ने 26 साल इंतजार किया। सिद्धार्थ उसी के साथ अच्छा व्यवहार करेगा, बाकी लोगों को अपनी हद में रहना चाहिए। मयूरी समझ गई कि वे उसे पब्लिकली अपमानित कर रही हैं। वही उन दोनों का इशारा देखकर पूरा हॉल कानाफूसी करने लगा। मयूरी अकेली पड़ गई, लेकिन वो डरी नहीं। तभी जब कंचन गुस्से में आगे बढ़ने ही वाली थी, मयूरी की मधुर आवाज गूंजी, माँ। उसके इतना कहते ही हॉल में सन्नाटा छा गया। सब मयूरी को देखने लगे। वो शांत, सहमित और कॉन्फिडेंस से भरी थी। तभी आगे से सारिका ने नाक सिकोड़ कर कहा, मिस मयूरी, आप किसे माँ कह रही हैं? आगे से मयूरी ने मुस्कुरा कर कहा, माँ, अगर आप मुझे एक्सेप्ट करती हैं तो यहाँ मौजूद सभी को पता चल जाएगा कि मैं सिद्धार्थ की वाइफ हूँ। उसकी बात सुनकर भीड़ ने सांसें रोक ली। यह सीधा ऐलान जंग था। तभी उर्मिला ने ताना मार कर कहा, मिस मयूरी, मेरे परिवार में शादी करने के लिए सास का दिल जीतना पड़ता है। आगे से मयूरी ने पलटवार करके कहा, मिसेज मारवा, सिद्धार्थ और मेरे पास मैरिज सर्टिफिकेट है। कानून मेरे साथ है। क्या आप कानून को चैलेंज करना चाहती हैं? उसकी बात सुनकर उर्मिला अवाक रह गई। मयूरी ने आगे बोलकर कहा, और रही बात अमीर परिवारों की, तो क्या आप उन बेटे को वस्तु की तरह नीलाम कर रही हैं? अगर खरीदार न मिला तो शर्मनाक होगा। उसकी बात सुनते ही कंचन ने ताली बजाई और मुस्कुरा कर कहा, ओह वाह, और मिसेज गुलेरिया, आप फिनिक्स बनने की बात कर रही थी। वहीं रिपोर्टर्स अब मयूरी के पक्ष में हो गई। सारिका का चेहरा पीला पड़ गया। मयूरी ने अपनी वाक्पटुता और साहस से न सिर्फ बचाव किया, बल्कि भरी महफिल में अपनी जगह और हक का ऐलान भी कर दिया। वो अकेली खड़ी थी, लेकिन किसी महारानी से कम नहीं लग रही थी। चैरिटी हॉल का माहौल तनावपूर्ण हो चुका था। तभी कंचन ने अपना सिर पीट कर व्यंग करके कहा, ओह सच में, लेकिन अब हम क्या करें? हमारी मयूरी का एक पैर तो गुलेरिया परिवार में जम चुका है और वो फिनिक्स की तरह उभर रही है। मिसेज गुलेरिया, आपके बेटे ने तो साफ कह दिया कि वो मयूरी के अलावा किसी और से शादी नहीं करेगा। यह कहकर कंचन ने नाटकीय ढंग से हाथ फैलाए, जिसे वहां मौजूद रिपोर्टर्स और मेहमान अपनी हंसी नहीं रोक पाए। वहीं सारिका का चेहरा अपमान से लाल हो गया। तभी उसके बॉडीगार्ड ने उसके कान में कुछ फुसफुसाया। उसकी बात सुनते ही सारिका ने कंचन को तिरस्कार भरी नजरों से देखा। जहर उगलते बोली, एक जैसे लोग सचमुच रहते हैं, यहाँ तो कुत्तों का परिवार निकला। उसकी बात सुनकर कंचन की आंखों में आग दस्तक उठी। वह जवाब देने ही वाली थी, एक विशाल हथेली ने उनके कंधे पर हाथ रख लिया और उसे एक सुरक्षात्मक आलिंगन में ले लिया। ये कोई और नहीं बल्कि अशोक था। अशोक का एक हाथ जेब में था। उसकी काली संगमरमर की आंखें सारिका को भेद रही थी। उसने ठंडे स्वर में कहा, मिसेज गुलेरिया, अभी आप किसका जिक्र कर रही थी? उसको देखते ही सारिका जम गई। वह अशोक को पहचानती थी, वॉल स्ट्रीट का सबसे क्रूर और सफल बैंकर, जिसने शून्य से शिखर तक का सफर तय किया था। ऐसे लोग जिनका कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं होता, अक्सर सबसे निर्दयी होते हैं। सारिका उससे उलझना नहीं चाहती थी। उसने बात बदल कर कहा, ओह, अब पता चला कि ये प्रेसिडेंट अशोक की लवर है। आगे से अशोक ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, मिसेज गुलेरिया, आप कुछ ज्यादा ही विनम्रता दिखा रही हैं। फिर उसने हॉल में बैठे अतिथियों पर एक नजर डाली। उसकी बर्फीली निगाहों के सामने बड़े बड़े रईसों ने भय से सिर झुका लिया। ये सब देखकर मयूरी ने अशोक को कृतज्ञता भरी नजर से देखा। तभी भीड़ से एक और आवाज आई, मयूरी। सफेद ड्रेस में निया वहां पहुंच गई। मयूरी घबरा गई। मारवा परिवार के इस चैरिटी इवेंट में, जहां गुलेरिया और मारवा परिवार का दबदबा था, निया का मयूरी के साथ खड़ा होना उसके परिवार के लिए मुसीबत बन सकता था। इसलिए मयूरी ने धीरे से उससे कहा, निया, तुम यहां नहीं आ सकती थी। तभी ईशान मारवा वहां आया। उसने निया को डांटने की कोशिश की। तभी सारिका ने भी मौका देखकर कहा, ईशान, तुम्हारी मंगेतर तो सामने खड़ी है, ये तमाशा क्या है? ईशान उसकी बात का जवाब देने ही वाला था कि निया ने उसकी बात को बीच में काटकर बम फोड़कर कहा, मिसेज गुलेरिया, मैं ईशान की मंगेतर नहीं, हमारा रिश्ता टूट चुका है। उसकी ये बात सुनकर हॉल में सन्नाटा छा गया। कैमरों की फ्लैशें चमकने लगी। तब निया ने उर्मिला की ओर मुड़कर कहा, मिसेज मारवा, अभी आपने इज्जत और बेइज्जती की बात की। मयूरी यंग मास्टर सिद्धार्थ की लीगल वाइफ है
आपकी बेटी 25 साल से अविवाहित रहकर एक शादीशुदा जोड़े के बीच आ रही है। क्या यह तारीफ के काबिल है? मुझे तो यह दयनीय लगती है। ये कहते हुए निया ने सांस खींची और जारी रखकर कहा, और मिसेस गुलेरिया, आप यहाँ क्या कर रही हैं? अपने बेटे लीगल वाइफ को निगल कर तीसरे पक्ष का समर्थन? वाह! सारिका और उर्मिला का चेहरा पीला पड़ गया। तभी निया के माता पिता भीड़ में थे। सारिका की चेतावनी भरी नजर उन तक पहुंच गई। उसी समय सारिका ने मयूरी ने निया का हाथ खींचकर कहा, निया बस करो, मुसीबत मत बढ़ाओ। आगे से निया ने मयूरी के कान में फुसफुसाकर कहा, चिंता मत करो, जो तुम नहीं कह सकती मैं वो कहूंगी। अगर मुसीबत आई तो यंग मास्टर सिद्धार्थ से मदद मांग लेना। उसने इतना ही कहा था कि अचानक मयूरी को चक्कर आ गया। वो उल्टे करने के लिए झुक गई। कंचन और निया ने उसे संभाला। तभी अनजाने में कंचन ने चिल्लाकर कहा, मयूरी ध्यान रखो, तुम 3 महीने की प्रेग्नेंट हो। अगर बच्चे को कुछ हो गया तो? क्या प्रेग्नेंट? ये सुनते ही रिपोर्टर्स में खलबली मच गई। सहानुभूति की लहर मयूरी की तरफ मुड़ गई। तभी किसी ने चिल्लाकर कहा, डायरेक्टर मयूरी, अपनी सेहत का ख्याल रखें। ये सब देखकर मयूरी की आंखों में आंसू आ गए। उसकी सहेलियां और मीडिया उसके साथ थे, लेकिन वो शख्स कहाँ था जिसकी उसके सबसे ज्यादा जरूरत थी? ठीक उसी पल उर्मिला ने खुशी में चिल्लाकर कहा, सिद्धार्थ, जानवी, तुम दोनों आ गए। उसकी बात सुनते ही सबकी निगाहें दरवाजे पर टिक गई। मयूरी ने भी सिर उठाया। सिद्धार्थ तेज कदमों से अंदर आया। उसके ठीक पीछे जानवी थी, जो उसे टकरा गई। तुरंत उसकी बांह पकड़कर लाड़ से बोली, सिद्धार्थ, मेरा इंतजार करो, हम साथ आए थे ना। सिद्धार्थ का चेहरा भावहीन था। उसकी नजरें भीड़ को चीरती हुई सीधे मयूरी पर जा टिकी। हॉल में अजीब स्थिति बन गई। एक तरफ प्रेग्नेंट वाइफ, जिसे उसकी सास और समाज ने घेरा था। दूसरी तरफ पति, जो अपनी बचपन की दोस्त के साथ आया था। वहीं सारिका और उर्मिला के चेहरों पर जीत की मुस्कान तैर गई। तभी मयूरी ने सिद्धार्थ को देखा। एक दो पल उसके शांति से मुंह फेर लिया और बाहर की तरफ चल पड़ी। तभी एक रिपोर्टर ने उससे पूछा, डायरेक्टर मयूरी, आप कुछ नहीं कहेंगी? आगे से मयूरी ने चलकर एक ही जवाब में कहा, नहीं, जो पूछना है यंग मास्टर सिद्धार्थ से पूछिए, मेरी कोई राय नहीं। ये कहकर वो लॉन में निकल गई। जहां फवारा चल रहा था उसका मन भारी था और भीड़ से दूर जा रही थी। तभी किसी ने उसे धक्का दिया। मयूरी लड़खड़ाई। सामने फवारा था। उसने तुरंत अपने पेट को ढका और उसे अपने नहीं बच्चे की चिंता थी, लेकिन वो पानी में रही गिरी। एक मजबूत और गर्म आलिंगन ने उसे थाम लिया। उसने ऊपर देखा तो ये सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ का चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था। उसने मयूरी को एक हाथ से थामा और दूसरे हाथ से उस रईस को पकड़ा जिसने मयूरी को धक्का दिया था। तभी एक दर्दनाक चीख गूंजी। ओह! सिद्धार्थ ने उस आदमी का हाथ मरोड़कर उसे लात मारी। छपाक वो आदमी सीधा जाकर फव्वारे के अंदर गिर पड़ा। पानी उछला, लेकिन सिद्धार्थ ने मयूरी को अपनी तरफ घुमाकर पूरी तरह ढक लिया। पानी की बूंदें सिद्धार्थ की पीठ पर गिरी। उसी समय हॉल में बाहर लोग निकल आए। वहां पूरी तरह सन्नाटा छा गया था। सिद्धार्थ की बाहों में मयूरी सुरक्षित थी। उसने मयूरी से पूछा, मयूरी, क्या तुम ठीक हो? सिद्धार्थ की आवाज में घबराहट थी। तभी फवारे में गिरे आदमी के साथी कांप कर माफी मांगने लगे। उन्होंने सिद्धार्थ के आगे झुककर सम्मान के साथ कहा, यंग मास्टर, हमें खेद है। लेकिन आगे से सिद्धार्थ ने गुस्से में दहाड़ कर कहा, माफी? अगर मेरी वाइफ गिर जाती तो बच्चों को चोट लगती। तुम चल नहीं सकते, है ना? तुम्हें पैरों की क्या जरूरत है? तभी मयूरी ने दर्द से कराह कर कहा, सिद्धार्थ। ये सुनते ही सिद्धार्थ तुरंत पिघल गया। उसने तुरंत मयूरी की आंखों में देखकर चिंता भरे स्वर में कहा, कहां दर्द हो रहा है? आगे से मयूरी ने नखरे दिखाकर कहा, शोर बहुत है, इन्हें भगाओ यहां से। उसकी डिमांड सुनते ही सिद्धार्थ ने सभी को वहां से चिल्लाकर कहा, दफा हो जाओ यहां से। तभी सिद्धार्थ ने मयूरी को अपना कोट ओढ़ाया। मयूरी ने विरोध किया, लेकिन सिद्धार्थ ने उसे और कसकर पकड़ लिया और कहा, झगड़ा मत करो, तुम्हें और बच्चे को ठंड लग जाएगी। ये कहते हुए उसने उसके आंसू पोंछे और पूछा, क्यों रो रही हो? क्या मेरी मां ने तुम्हें फिर से तंग किया? उसकी बात सुनते ही सबकी निगाहें सारिका पर गई। तभी सिद्धार्थ ने ठंडे स्वर में अनाउंस करके कहा, मैंने कहा था ना, उन्हें इग्नोर करो। गुलेरिया परिवार का दरवाजा मेरे बिना तो गुलेरिया परिवार का दरवाजा ही नहीं रहेगा।
उसकी बात सुनते ही भीड़ सन रह गई। सिद्धार्थ ने अपनी ही माँ को चैलेंज कर दिया। फिर सिद्धार्थ ने जाह्नवी की तरफ इशारा किया। वो अब भी वहीं खड़ी थी। उसने उसकी तरफ इशारा कहकर मयूरी से कहा, और वो मैं एयरपोर्ट से तुम्हें ढूंढने आया था, लेकिन ये च्युइंगम की तरह मुझसे चिपक गई। मैं वादा करता हूँ अब ये मुझसे कभी नहीं छू पाएगी। जानी अपमान से लाल हो गई। च्युइंगम, दुनिया के सबसे बड़ी वाइनरी की वारिस को च्युइंगम कहा गया था। तभी मयूरी, जो अभी भी भावुक थी, उसने सिद्धार्थ को अचानक धक्का देकर कहा, दूर रहो, तुम्हारे में से और किसी में से लेडीज परफ्यूम की बदबू आ रही है, जिसकी वजह से मुझे उल्टी आ रही है। उसकी बात सुनते ही सिद्धार्थ ने अपनी आस्तीन सूंघी। उसमें से जाह्नवी के परफ्यूम की गंध आ रही थी। उसने तुरंत मयूरी को छोड़ दिया और फवारा की तरफ देखकर मयूरी से कहा, ठीक है, अगर तुम्हें बदबू पसंद नहीं है तो क्या मैं इसमें कूदकर इसे धो डालूं? ये कहकर वो उसे सचमुच सीढ़ी के ऊपर पैर रख दिया। तभी मयूरी ने घबराकर उसका हाथ पकड़ लिया। उसको रोक कर कहा, हे सिद्धार्थ, क्या तुम पागल हो? आगे से सिद्धार्थ ने मुस्कुराकर पूछा, अब तुम नाराज नहीं होना? तभी मयूरी ने मुंह फुलाकर कहा, तुम बस बच्चे की वजह से दयालु बन रहे हो, तुमने तो शादी का प्लान भी नहीं बनाया था। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ हंसा और उसने अपनी जेब से एक मखमली पर्पल हार्ट शेप बॉक्स निकाला। उसको देखते ही मयूरी का दिल थम गया। तभी सिद्धार्थ घुटनों के बल बैठ गया। डिब्बे के अंदर एक अंगूठी थी, 20 कैरेट के दिल के आकार का हीरा, जिसके किनारों पर 99 छोटे हीरे जड़े थे। ये एक मुकुट जैसा लग रहा था, बहुत ज्यादा आलीशान। सिद्धार्थ ने वो मयूरी की तरफ बढ़ाकर कहा, मयूरी, मैंने ये आधा महीने पहले बनवाया था। मैं तुम्हें नौका पर लेकर आतिशबाजी के बीच ये देना चाहता था, लेकिन तुमने गलत समझ लिया। ये सब सुनकर और देखकर भीड़ और मयूरी दोनों मंत्रमुग्ध थे। तभी सिद्धार्थ की आवाज और भी कोमल और गंभीर हो गई। उसने मयूरी से आगे कहा, तुम जानती हो मेरी याददाश्त चली गई है, लेकिन जब मैंने तुम्हें अमेरिका में देखा, मैं तुम्हें देखता ही रह गया। गुलेरिया किंग में तुम्हारी बुद्धिमत्ता और साहस ने मुझे मोहित किया। मुझे नहीं पता था कि तुम मेरी वाइफ हो, फिर भी मैं पागलपन की हद तक जलन कर रहा था उस आदमी से जो तुम्हारे अतीत में था, यानी खुद से। ये कहते हुए उसने मयूरी की आंखों में देखा और आगे कहा, और जब तुम डेटिंग के दौरान मुझे इग्नोर करती थी, मुझे बुरा लगता था। मैं तुम्हें एक नाजुक गुड़िया समझकर डरता था, कहीं तुम्हें चोट न पहुंचा दे। मयूरी, भले ही हमें मिले 3 महीने हुए हैं, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो ये प्यार स्वाभाविक था और एक पल के लिए कभी नहीं रुका। ये कहते हुए उसने अंगूठी आगे बढ़ाई और मयूरी को शादी का प्रपोज करके कहा, मयूरी, मुझसे शादी करो, मेरी वाइफ बनो, चलो साथ साथ बूढ़े होते हैं। उसकी बात सुनकर मयूरी ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। आंसू उसकी दृष्टि को धुंधला कर रहे थे। वो हमेशा सोचती थी कि वो उसे भूल गया है, कि वो एक नई सिर्फ जिम्मेदारी निभा रहा है, लेकिन आज इस आदमी ने अपनी आत्मा उसके सामने रख दी। यादें न होने के बावजूद उसका दिल उसी के लिए धड़क रहा था। वो उससे प्यार करता था, कल भी, आज भी और हमेशा भी। वो ठोकर खाकर प्रेम के मार्ग में बाधाओं का सामना कर चुकी थी। वो भी अपने भीतर के अंतर्मन से बुरी तरह जूझ रहा था। पिछले 3 महीनों से वो दोनों पीड़ा से पीड़ित थे, लेकिन वो बिल्कुल अपने पुराने सिद्धार्थ की तरह था। उसने कभी उसे नहीं छोड़ा। वो उसके साथ रहना चाहता था, साथ साथ बूढ़ा होना चाहता था, और ये सचमुच इस धरती के सबसे रोमांटिक शब्द थे। तभी कंचन और निया ने अधीर होकर उसको याद दिलाकर कहा, मयूरी, तुम इस तरह क्यों असमंजस में हो? जल्दी से उसकी बात मान लो। लेकिन मयूरी एक अजीब सी बेहोशी में थी। उसकी आंखों में बस आंसू बह रहे थे। आंसुओं से धुंधली आंखों से मयूरी ने चारों तरफ देखा। दिल्ली के सभी अमीर लोगों की नजरें और मीडिया के कैमरे उन्हीं पर टिके हुए थे। मयूरी उस आदमी के विचारों को समझ गई। सिद्धार्थ उसे बेस्ट लव गिफ्ट देना चाहता था, वो थी रेपुटेशन। वो पूरी दुनिया को बता रहा था कि मयूरी ही उसकी मिसेज सिद्धार्थ गुलेरिया है। मयूरी ने गहरी सांस ली और जोर से सिर हिलाकर कहा, ठीक है सिद्धार्थ, मैं आपकी हर बात से सहमत हूं। सिद्धार्थ की गहरी चमकती आंखें आकाश के तारों के समान जगमगा उठी। उसने धीरे से वो बेशकीमती मुकुट रतन की अंगूठी मयूरी के दाहिने हाथ की अनामिका में पहना दी। फिर वो खड़ा हुआ और मयूरी को अपनी बाहों में भर लिया। उसने धीरे से फुसफुसा कर कहा, मेरी प्यारी वाइफ।
ये कहते हुए उसने उसके बालों को चूमा। इतने लंबे समय बाद पहली बार उसके मुंह से वाइफ सुनकर मयूरी का बांध टूट गया। उसने अपनी मुट्ठी से उसकी छाती पर हल्का सा प्रहार किया, लेकिन उसके शब्द कृतज्ञता से भरे थे। उसने सिद्धार्थ से कहा, सिद्धार्थ, मुझे पीछे न छोड़ने के लिए थैंक यू। कंचन ने माहौल में चिल्लाकर कहा, यंग मास्टर सिद्धार्थ, 21 21। यह सुनते ही मयूर ने शर्मा कर अपना चेहरा सिद्धार्थ की छाती में छिपा लिया, लेकिन सिद्धार्थ ने उसका चेहरा ऊपर उठाया और उसे एक डीप किस किया। ये किस इतना तेज था कि मयूर की टांगें कांपने लगी। अगले ही पल उसकी दुनिया घूम गई। सिद्धार्थ ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। उसने उसके प्यार में उठाकर कहा, हनी, चलो घर चलते हैं। ये सब देखकर दरवाजे पर खड़े लोगों ने तालियां बजाई। तभी मयूरी ने सिद्धार्थ के कान में फुसफुसा कर कहा, सिद्धार्थ, जब तुम यहां नहीं थे तब निशा ने मेरी मदद की। उसकी बात सुनते ही सिद्धार्थ की निगाहें भीड़ में खड़ी निया और उसके माता पिता पर पड़ी। उसने निया और उसके माता पिता की तरफ आभार व्यक्त करके सिर हिलाया। ये देखकर निया को राहत मिली। अब उसके माता पिता सुरक्षित थे। जैसे ही वो निकले, कंचन ने मोर्चा संभाल लिया। उसने जानवी की तरफ इशारा करके जानबूझकर रिपोर्टर से कहा, अरे वाह, हमें तो लगा था कि यंग मास्टर सिद्धार्थ किसी और के साथ हैं, लेकिन देखो वो मयूरी को कितना चाहते हैं। अगर किसी को भी अभी शर्म बची हुई है तो उसे भोलेपन से सपने देखना छोड़ देना चाहिए। उसकी बात सुनते ही जानवी की मां उर्मिला का चेहरा अपमान से लाल हो गया। सारिका भी तिलमिला उठी, लेकिन कंचल के बगल में अशोक को देखकर सारिका की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। अशोक से उलझना मतलब फाइनेंशियल तबाही, इसलिए वो चुपचाप वहां से खिसक ली। उर्मिला और जानवी अब पूरी तरह अकेले और अपमानित खड़े थे। भीड़ उनका मजाक उड़ा रही थी। ये देखकर जानवी ने गुस्से में अपनी मुट्ठी भींची और उसके नाखून उसी की हथेली में गड़ गई। आज उसका स्वाभिमान कुचल दिया गया था। वापसी में हेमराज ने सारिका से कहा, तुम्हें मयूरी को एक्सेप्ट अब करना ही होगा। उसकी बात सुनकर सारिका चौंक गई। उसने हैरान होकर कहा, क्या? लेकिन वो हमारे लेवल की नहीं है। आगे से हेमराज ने उसको समझा कर कहा, उसने तुम्हें आज हरा दिया है सारिका। उसने तुम्हें जीतने दिया। उसने सीधा हमला नहीं किया, तुम्हारी इज्जत बचाए रखी। अगर वो आज चाहती तो मीडिया के सामने तुम्हारी दुष्ट सास बना देती, लेकिन वो शांत और संयमित है। गुलेरिया परिवार की ऐसे ही बहू की जरूरत है, न कि किसी रईस जाति की। उसकी बात सुनकर सारिका चुप हो गई। उसे एहसास हुआ कि वो सच में हार चुकी है। इसी समय उधर टी पेविलियन विला में सिद्धार्थ ने मयूरी को बिस्तर पर आराम से लिटाया। उसने उसके पेट पर हाथ रखकर पूछा, एक हफ्ते से मैं दूर था, कहीं बच्चे ने तुम्हें परेशान तो नहीं किया? आगे से मयूरी ने शिकायत करके कहा, तुमने मुझे एक मैसेज तक नहीं भेजा। तुम्हें पता है मुझे कितनी चिंता हो रही थी। मैंने एक दिन सपनों में देखा कि तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ और तुम। ये कहते वो चुप हो गई। उसका चेहरा उदास हो गया। तभी सिद्धार्थ ने उसे चूम कर कहा, माफ करना, अब से मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। चलो आज हम बाहर खाना खाने चलते हैं। आगे से मयूरी ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, घर पर ही ठीक है। लेकिन सिद्धार्थ की आंखों में एक अलग ही भूख थी। उसने मुस्कुराकर कहा, खाने से पहले थोड़ा इंतजार कर सकते हैं? मयूरी समझ गई। उसका चेहरा लाल हो गया। उसने नखरे से कहा, मैंने थोड़ा ही खाया है, लेकिन मुझे भूख नहीं है। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ मुस्कुराया। उसके ऊपर झुक गया। नहाने के बाद वो भी आकर्षक लग रहा था। मयूरी को देखकर वो अचानक उसने पूछा, ऐसे समय में वो पुराना सिद्धार्थ तुम्हें क्या कहकर बुलाता था हनी? आगे से मयूरी ने कहा, वाइफी। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ हंसा। उसकी हंसी में कड़वाहट थी। उसने धीरे से कहा, अपने घर में एक छोटी सी वाइफी छुपा रखी थी। वो जीवन का आनंद लेना जानता था। आगे से मयूरी ने उसका चेहरा थाम लिया। उसने उसकी आंखों में देखकर कहा, तुम पूरे हफ्ते कहाँ थे? क्या तुम अपनी यादें ढूंढ रहे थे? लेकिन आगे से सिद्धार्थ ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और वो बिल्कुल चुप रहा। तभी मयूरी ने गंभीरता से कहा, सिद्धार्थ, मुझे तुम्हारा पहले वाला रूप पसंद था, लेकिन मुझे तुम्हारा अभी वाला रूप ज्यादा पसंद है। अतीत का सिद्धार्थ अब के सिद्धार्थ का हिस्सा है। तुम दो हिस्सों में बटे नहीं। खुद से कंपटीशन मत करो। मेरा नन्हा मास्टर सिद्धार्थ ही तुम्हारा है।
तुम ही मेरे एकमात्र हो। उसकी यह बात सुनकर सिद्धार्थ की आंखों में जमी बर्फ पिघलने लगी। अब तक वो खुद से ही जलन कर रहा था। एक ऐसी परछाई से लड़ रहा था जो वो खुद था। उसने पूछा, क्या ये सच है? शायद मैं जीवन भर कुछ भी याद न कर पाऊं। आगे से मयूरी ने उसके होठों को चूम कर कहा, तो हम नई याद बनाएंगे ना? तभी सिद्धार्थ ने उसे बाहों में जकड़ कर कहा, क्यों नहीं। तभी मयूरी ने उसकी बाह पर एक पुराना घाव देखा, उस एक्सीडेंट का निशान। उसने उसे चूमा। उसे लगा कि ये सचिन के डेथ वाले एक्सीडेंट का निशान है। इसलिए उसने चिंता भरे स्वर में कहा, क्या दर्द हो रहा है तुम्हें? अब मैं तुम्हें चोट नहीं लगने दूंगी। उसकी ये बात सुनकर सिद्धार्थ का सब्र टूट गया। उसने मुस्कुराकर कहा, मुझे समझ आ गया, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। यह कहकर उसने मयूरी के होठों पर अपने होठ रख दिए। वो रात उनके रोमांस में निकल गई। अगले दिन पूरा दिल्ली शहर जान गया कि मयूरी मिसेज सिद्धार्थ गुलेरिया है। वो अंगूठी $100 मिलियन की थी और मयूरी की उंगली में चमक रही थी। इसके 1 महीने बाद सिटी ऑफ लव रिलीज हुई। फिल्म के पहले ही दिन 300 करोड़ की कमाई हो गई और उसने इतिहास रच दिया। मयूरी का करियर आसमान छूने लगा। उसकी कंपनी के शेयर 6 गुना बढ़ गए। वो फोर्ब्स की सूची में भी शामिल हो गई। अब सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं बल्कि एक पावरफुल बिजनेस टाइकून भी बन गई थी। वो अब अतीत की बेचारी लड़की भी नहीं थी। एक दिन मयूरी अपने ऑफिस में अपनी कुर्सी पर बैठी थी और यंग एक्ट्रेस नेहा को समझा रही थी। उसने नेहा से कहा, कल तुम्हें एक बड़े ऑफिसर्स के साथ डिनर पर जाना है। याद रखना, तुम शराब पी सकती हो लेकिन अपनी मर्यादा मत खोना। अगर तुम किसी को स्पर्श से सहन नहीं कर सकती तो मत जाना। उसकी बात सुनकर नेहा शर्म से लाल हो गई। वहीं हेमराज दरवाजे पर खड़ा ये सब सुन रहा था। उन्होंने मयूरी के काम करने के तरीके, उसकी स्पष्टता और अधिकार को देखा। उनके चेहरे पर एक हल्की संतुष्ट मुस्कान थी। ये लड़की वाकई गुलेरिया परिवार की बहू बनने की योग्य थी, न सिर्फ सुंदरता में बल्कि बुद्धि और पावर में भी। तभी मयूरी ने नेहा को ऐसे शर्मा कर देख कर टोक कर तीखे स्वर में कहा, तुम्हारा क्या मतलब है? उसकी इस आवाज ने कमरे में सन्नाटा ले लिया। तो मयूरी की आंखों में एक ऐसी चमक थी जिसे अनदेखा करना मुश्किल था। लेकिन मयूरी ने अपनी बात जारी रखकर कहा, जब एंटरटेनमेंट वर्ल्ड के बड़े लोग तुम्हें इनवाइट करते हैं तो तुम्हारे लिए मना करने के बहाने ढूंढना आसान होता है। लेकिन तुम लालचों में आ गई। तुमने सोचा कि शायद बड़े लोगों के साथ तुम्हारे बेहतर विकास का अवसर मिल जाए, लेकिन फिर भी तुम डर गई और कीमत नहीं चुकाना चाहती थी। साफ शब्दों में कहो तो तुम सब कुछ मुफ्त में पाना चाहती हो। उसकी बात सुनकर सामने खड़ी नेहा का चेहरा शर्म से लाल हो गया। सिटी ऑफ लव की सफलता के बाद 4 फेमस एक्ट्रेस में से वो एक बन गई थी। लेकिन 21 वर्षीय मयूरी के सामने वो अभी भी घबराई हुई थी, असहाय महसूस कर रही थी। मयूरी की पार की नजरें रूह तक झांक लेती थी। इसके बाद मयूरी ने उसे समझा कर कहा, नेहा, तुम पुरुषों का फायदा उठाना चाहती हो और पुरुष तुम्हारा फायदा उठाना चाहते हैं। किस्मत के भरोसे मत रहो। तुम अभी जवान हो, फ्यूचर में कोई ऑप्शन होंगे। मैं तुम्हारे लिए फैसला नहीं कर सकती, लेकिन याद रखना, ये उस एक्ट्रेस की तरह है जो किसी खास रोल के कारण मशहूर हो जाती है। फिर उसे उसी रोल के लिए चाहने वाले लोग आने लगते हैं। कुछ लोग एक बार पहला कदम उठा लेते हैं तो कभी पीछे नहीं हट सकते। नेहा की आंखों में समझ की चमक उठी। उसने सिर हिलाकर कहा, डायरेक्टर मयूरी, मैं समझ गई, थैंक यू सो मच। तभी मयूरी ने हल्के मुस्कान के साथ उसे विदा लेकर कहा, ठीक है, अब आप जा सकती हैं। ये कहकर वो डॉक्यूमेंट्स में बिजी हो गई। उसके बाद बाहर जाते समय हेमराज ने नेहा को अपने असिस्टेंट से कहते सुना, मुझे डिनर का इनविटेशन रिजेक्ट करने में मदद करो और फ्यूचर में मुझे इस तरह का इनविटेशन दोबारा मत भेजना। उसकी बात सुनने के बाद हेमराज दफ्तर में बैठी उस लड़की को देख रहे थे। वो बहुत छोटी थी लेकिन प्रॉब्लम्स को सोल्व करने का तरीका बड़ा मैच्योर था। उसने नेहा को लाइफ की सच्चाई समझाने में बेहतरीन उपमा दी। इंसान होना एक्टिंग करने जैसा है। एक बार दीवार टूट गई तो वापसी मुश्किल है। हर रास्ता रोम की तरह जाता है, शॉर्टकट की आवश्यकता नहीं। हेमराज की गहरी आंखों में संतुष्टि की झलक थी। तभी मधु ने नॉक किया। मयूरी मयूरी ने ऊपर देखा और दरवाजे पर खड़े शख्स को पहचान लिया। सिद्धार्थ ने जैसे ही उस व्यक्ति को देखकर तुरंत सम्मान में खड़ी हो गई। उसने विनम्रता से मुस्कुराकर कहा,
आप सिद्धार्थ के पापा हैं ना? उसकी बात सुनते ही हेमराज चलकर भीतर आया। उसकी नजर मयूरी के उभरे हुए पेट पर पड़ी। उन्होंने सिर हिलाकर कहा, हाँ। तभी मयूरी ने मधु को निर्देश देकर कहा, मधु अच्छी सी चाय लेकर आओ, और सोफे पर हेमराज के सामने बैठ गई। उन्होंने मुस्कुरा कर हेमराज से कहा, पापा, आप कब वापस आए? मुझे पता ही नहीं चला। ये मेरी गलती थी कि मैं आपसे मिलने नहीं आ पाई। आगे से हेमराज ने मयूरी की आंखों में देखकर गहरी मुस्कान के साथ कहा, मैं 1 महीने से घर पर लौटा था, लेकिन सिद्धार्थ ने तुम्हें बताया ही नहीं। हाँ, ये लड़का अब भी अपनी माँ से नफरत करता है, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे लिए मुश्किलें खड़ी की। वो सचमुच तुम्हारे लिए गुलेरिया परिवार में वापस न जाने का प्लान बना रहा है। हेमराज की आवाज बिल्कुल नरम थी, लेकिन शब्दों में तीखापन था। उनका इशारा साफ था कि सिद्धार्थ तुम्हारे कारण अपने माता पिता को त्याग रहा है। लेकिन मयूरी विचलित नहीं हुई। उन्होंने संयमित स्वर में जवाब देकर कहा, पापा, आप क्या कह रहे हैं? माँ ने मुझे गलत समझा है। उन्होंने मेरे लिए कोई मुश्किल खड़ी नहीं की। माँ बस सिद्धार्थ का भला चाहती हैं, और सिद्धार्थ हमेशा गुलेरिया परिवार का वंशज रहेगा। मैंने सिद्धार्थ से शादी की है, इसलिए हम सब गुलेरिया परिवार का हिस्सा हैं। उसकी बात सुनकर हेमराज ने भौहें उठाई। वो मयूरी के जवाब से संतुष्ट दिख रहे थे। तभी मधु चाय लेकर आई। मयूरी ने खुद चाय आगे करके कहा, लीजिए, चाय पीजिए पापा। हेमराज ने चाय एक्सेप्ट नहीं की और सीधे मुद्दे पर आकर बोला, मयूरी, सच कहूं तो मैं तुमसे पूरी तरह संतुष्ट नहीं हूं, लेकिन चूंकि सिद्धार्थ तुम्हें पसंद करता है और तुम्हारे घर में गुलेरिया परिवार का वंशज है, मुझे तुम्हें एक्सेप्ट करना होगा। लेकिन एक्सेप्ट करने का मतलब मान्यता देना नहीं। तुम फ्यूचर में गुलेरिया परिवार की बहू बनोगी या मुखिया, ये परखना अभी बाकी है। मयूरी को उनकी स्वादिष्टता पसंद आई। उन्होंने उस कॉन्फिडेंस से उससे कहा, जी पापा, मैं आपका टेस्ट दूंगी। आगे से हेमराज ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है। हेमराज ने अब चाय का घूंट भरा। ये देखकर मयूरी की आंखों में चमक आ गई। उसके ससुर ने चाय पी ली थी। तभी हेमराज ने उसको मेन बात बताकर कहा, 2 दिन में गुलेरिया परिवार के बड़े बुजुर्ग घर पर आ रहे हैं। एक डिनर पार्टी है, लेकिन सिद्धार्थ आने से मना कर रहा है। आगे से मयूर ने तुरंत आश्वासन देकर कहा, पिताजी, आप निश्चिंत रहिए, सिद्धार्थ और मैं जरूर आएंगे। बाहरी लोगों की नजर में हम हमेशा एक प्यार करने वाला परिवार रहेंगे। इसके बाद हेमराज मयूरी को समझदारी से खुश होकर चले गए। मयूरी ने उन्हें गाड़ी तक सी ऑफ भी किया। वापस आने पर मधु ने हंसकर उससे कहा, मयूरी, यंग मास्टर सिद्धार्थ के पिताजी जा चुके हैं, अब इतना विनम्र होने की क्या जरूरत है? आगे से मयूरी ने आंख भरकर कहा, मधु, किसी कुलीन वर्ग में प्रवेश करना गहरे समुद्र में गोता लगाने जैसा होता है। बुजुर्गों का शिष्टाचार जरूरी है। यह कहकर उसने गहरी सांस ली और आगे कहा, सिद्धार्थ को बचपन से कम प्यार मिला, इसलिए उसे इसकी जरूरत नहीं लगती। लेकिन जिसे जितना कम प्यार मिलता है, उसे उतनी ही ज्यादा इच्छा होती है। मैं चाहती हूँ सिद्धार्थ का भी एक खुशहाल घर हो। इसके बाद मयूरी ने अपने पेट पर हाथ आगे रखा और बोली, मैं गुलेरिया परिवार की पहली बहू हूँ। फ्यूचर में मैं गुलेरिया कॉरपोरेशन सहित सब कुछ मेरा सिद्धार्थ का होगा। जब तक मैं हूं, ये प्रॉपर्टी हमारी रहेगी। आगे से मधु ने हैरानी और प्रशंसा से उससे पूछा, तो अगला लक्ष्य क्या है? मयूरी ने मुस्कुराकर उसकी बात का जवाब देकर कहा, ऑफ कोर्स गुलेरिया परिवार। उसका चेहरा कॉन्फिडेंस से भरा हुआ था। शाम को टी पेवेलियन विला में मयूरी ने कमलेश आंटे के हाथ का बना हुआ सूप और चावल मजे से खाया। तभी कमलेश आंटी ने हंसकर कहा, मैडम, आपकी सेहत और भूख बहुत अच्छी है। आगे से मयूरी ने चहक कर कहा, मेरा नन्हा मास्टर सिद्धार्थ बहुत अच्छा है। डॉक्टर ने कहा है कि वो इन 2 दिनों में हलचल करेगा, लेकिन वो अभी शांत है। जब वो अपनी मम्मी को परेशान नहीं कर रहा है, तो मुझे भी उसका अच्छे से ख्याल रखना चाहिए ना। तभी आंटी ने हंसकर कहा, चिंता मत कीजिए, शायद आज रात ही हलचल हो। आगे से मयूरी ने खुश होकर कहा, अगर आज रात हुई तो आपको बड़ा लाल लिफाफा मिलेगा। ये कहकर मयूरी ने हंसकर मुंह ढक लिया। तभी उसके सामने बैठे सिद्धार्थ ने एक कागज के तकिए से प्यार से होठ पर पहुंचकर कहा, पेट भर गया, चलो सैर पर चलते हैं। आगे से मयूरी ने नखरे दिखाकर कहा, नहीं, मैं थक गई हूं, अब बस नहाना और सोना चाहती हूं। तभी कमलेश आंटी ने उसका पक्ष लेकर कहा,
मास्टर, उन्हें आराम करने दीजिए। मौका पाते ही मयूरी ने मासूमियत से सिद्धार्थ को देखकर कहा, देखो आंटी भी यही कह रही है, इतना प्यार मत जताओ। उसने इतना ही कहा कि अगले ही पल सिद्धार्थ ने उसे गोद में उठा लिया और सीढ़ियों की तरफ चल दिया। पीछे कमलेश आंटी की हंसी गूंज रही थी। कमरे में पहुंचकर सिद्धार्थ ने बाथ टब तैयार किया और मयूरी से प्यार से कहा, जाओ नहा लो। आगे से मयूरी ने शरारत में पूछा, हबी नहा लो का क्या मतलब है, क्या आप मदद नहीं करेंगे? उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ ने एक भौं चढ़ाकर कहा, जब तुम भारी हो जाओगे तो मुझे ही नहलाना पड़ेगा ना। आगे से मयूरी ने उसे हल्का थप्पड़ मारकर कहा, मैं पेंगुइन नहीं हूं। यह कहकर वो बाथरूम में घुस गई। बाथरूम सुरक्षित था, हर जगह कुशंस लगे थे। मयूर ने दरवाजा थोड़ा खोलकर बाहर देखा। सिद्धार्थ फोन पर बिजी था, लेकिन उसकी नजरें मयूरी पर पड़ी। उसने मयूरी को ऐसे खड़ा देखकर भौहें सिकोड़ कर कहा, मयूरी क्या सोच रही हो, पानी ठंडा हो जाएगा। उसकी बात सुनकर मयूरी सकपका गई। तभी सिद्धार्थ उसके पास आया और अपनी शर्ट के बटन खोलकर बोला, मेरे साथ रहना चाहोगी? उसकी हरकत देखकर मयूरी ने आंख भरकर तुरंत दरवाजा बंद कर लिया, लेकिन सिद्धार्थ कहाँ मानने वाला था। वो भी अंदर आ गया। उसने शरारत भरी मुस्कान के साथ कहा, चिंता मत करो, मैं बस। नहाने के बाद सिद्धार्थ बिस्तर पर बैठा मयूरी के गीले बाल सुखा रहा था। मयूरी उसकी गोद में सिर रखकर लेटी थी। उसने मुस्कुराकर कहा, सिद्धार्थ, बच्चे के बाद मैं बाल परम करवाऊंगी, मुझे मैच्योर दिखना है। आगे से सिद्धार्थ ने कहा, तुम्हारी मर्जी। मयूरी ने बात छेड़कर कहा, अभी शादी को इतना समय हो गया, आप मुझे अपनी मम्मी पापा और गुलेरिया परिवार में मिलवाने कब ले जाएंगे? उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ का हाथ रुक गया। उसने गंभीर होकर पूछा, मयूरी, क्या मेरे पापा तुमसे मिलने आए थे? आगे से मयूरी ने एक्सेप्ट करके कहा, हाँ, कुछ दिनों में फैमिली गेट टुगेदर है, उन्होंने तुम्हें मुझे लाने को कहा, हम क्यों न जाएं? नन्हे मास्टर सिद्धार्थ को भी तो दादा दादी का प्यार चाहिए ना। आगे से मयूरी ने उसका हाथ चूमकर फिर कहा, मैं समझती हूँ, लेकिन ये मौका है खुद को साबित करने का। मिसेस सिद्धार्थ गुलेरिया बनने की हकदार हूं ना मैं। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ ने मानते हुए कहा, ठीक है, और उसे बाहों में भरकर माफी मांगकर कहा, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें शुरुआत में एक संपूर्ण घर नहीं दे सका। उसने इतना ही कहा तभी मयूरी के पेट पर एक हलचल हुई, जिससे मयूरी करहा उठी। ओह! सिद्धार्थ का हाथ उसके पेट पर था। उसे भी हथेली पर एक नन्ही सा धक्का महसूस हुआ। तभी मयूरी खुशी से चिल्लाकर बोली, हबी, नन्हे मास्टर ने लात मारी। वहीं सिद्धार्थ भी हैरान रह गया। यह जीवन का स्पर्श था। उसने पेट पर झुककर कहा, नन्हे मास्टर सिद्धार्थ, क्या तुम फिर से हिल सकते हो? लेकिन बच्चा शांत हो गया। यह देखकर मयूरी ने सिद्धार्थ से कहा, घमंडी है तुम्हारे जैसा। सिद्धार्थ ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, अगर वो मुझसे मतलब नहीं रखता तो क्या मैं आज रात उससे मिलने जा सकता हूं? आगे से मयूरी ने उसको तकिया फेंक कर मार कर कहा, बेशर्म, बच्चे के सामने ऐसी बातें। आगे से सिद्धार्थ ने उसे चूम कर कहा, ये पेरेंटल एजुकेशन है। ऐसे वो रात भर शरारतों और प्रेम में बीती उनकी। अगले दिन स्टूडियो में मधु एक फैक्स लेकर मयूरी के पास आई। उसने वो मयूरी को देकर कहा, मयूरी, ये अभिषेक आहूजा के बारे में जानकारी है, यंग मास्टर सिद्धार्थ के सेक्रेटरी ने भेजी है। उसकी बात सुनकर मयूरी की आंखें चमक उठी। उसने एक्साइटेड होकर कहा, अभिषेक आहूजा, वो दिग्गज इन्वेस्टर। तभी उसको सिद्धार्थ का फोन आया। बात खत्म कर मयूरी ने मधु को खुशी खुशी बताया, सिद्धार्थ ने मुझे लंच पर बुलाया है, अभिषेक आहूजा के साथ। उसकी यह बात सुनकर मधु चौंक गई। उसने हैरान होकर कहा, हे भगवान, यंग मास्टर सिद्धार्थ सच में अलग लेवल पर हैं। अभिषेक आहूजा के साथ लंच करना बड़ी बात है। आगे से मयूरी ने कॉन्फिडेंस के साथ कहा, यह एक बेहतरीन अवसर है, हमें नई ऊंचाइयों को छूना होगा। दोपहर में मयूरी एक आलीशान होटल के प्राइवेट रूम में दाखिल हुई। 50 वर्षीय अभिषेक आहूजा पहले से वहां मौजूद थे। उनकी पर्सनैलिटी में एक और अमीर बिजनेस का रोब था। तभी रूम में दाखिल होते ही मयूर ने विनम्रता से कहा, प्रेसिडेंट अभिषेक, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतनी जल्दी आ जाएंगे। यंग मास्टर सिद्धार्थ भी बस पहुंचने ही वाले हैं।
आगे से अभिषेक ने घड़ी देखकर हंसकर कहा, कोई जरूरत नहीं है, बैठ जाइए मिस मयूरी, मेरा समय लिमिटेड है, इसलिए सीधे काम की बात करते हैं। मयूरी ने उनकी सीधी बात का सम्मान किया और बैठ गई। तभी अभिषेक ने आगे कहा, मिस मयूरी, मैंने आपकी इंफॉर्मेशन पढ़ी है। सिटी ऑफ लव से आपके नाम आपने कमाया, लेकिन आप अभी बहुत छोटी हैं। सच कहूं तो मैं सिर्फ इसलिए इन्वेस्ट कर रहा हूं क्योंकि यंग मास्टर सिद्धार्थ ने आपका इंट्रो मुझसे कराया। हमें मिलकर एक एंटरटेनमेंट कंपनी शुरू करनी है। उसकी बात सुनकर मयूरी हंस पड़ी। अपने छोटे से गोरे हाथ से रेशमी बालों के एक लट कान के पीछे कर ली। उसने अपनी भौहें ऊपर उठाकर सीधे कहा, प्रेसिडेंट अभिषेक, मैं आपके साथ कोई एंटरटेनमेंट कंपनी नहीं खोलना चाहती। क्योंकि इस समय कीमती था, इसलिए उसने सीधे मुद्दे की बात की। उसकी ये बात सुनकर अभिषेक की आंखों में थोड़ा इंटरेस्ट दिखाई दिया। उन्होंने धीरे से कहा, ओह मिस मयूरी, इन सालों में आप पहली व्यक्ति हैं जिन्होंने मुझे मना किया है। क्यों? आगे से मयूरी ने बेबाकी से कहा, प्रेसिडेंट अभिषेक के शब्दों में कहूं तो हालांकि मैं आपकी ओवरऑल स्ट्रेंथ को लेकर बहुत आशावादी हूं, लेकिन आप अंततः बहुत पुराने ख्यालों के हैं। इसलिए मुझे डर है कि कहीं आप मुझे धोखा न दें। आप मेरे फेम का फायदा उठाना चाहते हैं, लेकिन कहते हैं कि ये सब यंग मास्टर सिद्धार्थ की वजह से है। आप अपनी उम्र का इस्तेमाल करके यंग पीढ़ी को धमकाते हैं। अगर ये धोखा नहीं है तो ये और क्या है? ये सुनते ही अभिषेक ने मयूरी को ध्यान से देखा और कहा, हाँ, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। तो आज मिस मयूरी के आने का उद्देश्य क्या है? आगे से मयूरी ने उसकी बात का जवाब देकर कहा, प्रेसिडेंट अभिषेक, मैं फाइनेंशियली इन्वेस्टमेंट और शेयर बाजार में बैटिंग एरियाज में आपको फॉलो करना चाहती हूँ। उसकी बात सुनकर अभिषेक हंस पड़े। चाय का घूंट भरकर बोले, मिस मयूरी की ख्वाहिशें कमाल की हैं। मैं शेयर बाजार का महारथी हूँ, लेकिन आपको इसके बारे में कुछ नहीं पता। आप कोलैबोरेशन कैसे करेंगे? आगे से मयूरी ने कॉन्फिडेंस से पूछा, प्रेसिडेंट अभिषेक, क्या आप अशोक को जानते हैं? अभिषेक ने बड़ी मुस्कान के साथ जवाब देकर कहा, बेशक। तभी मयूरी ने सोफे पर अपनी पीठ टिकाई। उसकी आंखों में एक आक्रामक चमक थी। उसने मुस्कुराकर कहा, मेरी उनसे अच्छी दोस्ती है, लेकिन मैं आपके पास आई हूं क्योंकि अशोक बिजनेस वर्ल्ड के एक्सपर्ट हैं, जबकि आप एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। मैंने आइलैंड वाइल्ड एंटरटेनमेंट कंपनी में इन्वेस्ट किया है। मेरे पर्सनल फेम और सिटी ऑफ लव की सफलता से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके शेयर्स की कीमत कितनी बढ़ गई होगी। मेरे पास एंटरटेनमेंट वर्ल्ड की इनसाइडर इन्फो है, जो आपके प्रोफेशनल फाइनेंशियल टीम के पास भी नहीं हो सकती। जब तक हम कोलैबोरेशन करेंगे, हम दोनों साइड्स के लिए प्रॉफिटेबल होगा। यह बिजनेस वर्ल्ड के फेम के पर्दे के पीछे के मुनाफे में बदलने का एक क्लासिकल एग्जाम्पल था। अभिषेक अब हंस नहीं रहा था। 3 सेकंड के चुप्पे के बाद उन्होंने मयूरी से कहा, मिस मयूरी, आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट क्यों करना चाहती हैं? आगे से मयूरी ने साफ शब्दों में कहा, यह बहुत आसान है, मुझे पैसे चाहिए। उसकी बात सुनकर अभिषेक जोर से हंस पड़े। उन्होंने हंसकर कहा, मिस मयूरी, आपकी दूरदृष्टि ठीक है। अगर हम साथ काम करें तो आपकी रेपुटेशन और भी ऊंचाइयों पर पहुंचेगी। आगे से मयूरी ने विनम्रता का मुखौटा पहनकर कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस आपके बाद थोड़ा बहुत काम संभाल सकती हूँ। मेरी इच्छा है कि प्रेसिडेंट अभिषेक यहाँ धन के देवता नहीं बल्कि बुद्ध बने जाएं। उसकी चापलूसी काम कर गई। अभिषेक ने टेबल पर हाथ मारकर कहा, ठीक है, सौदा पक्का। मयूरी ने भी हाथ बढ़ाकर कहा, प्रेसिडेंट अभिषेक, मैं कल वकील भेजूंगी। उम्मीद है हम खुशी से कोलैबोरेशन करेंगे। आगे से अभिषेक ने हाथ मिलाकर कहा, मिस मयूरी, बहुत कम महिलाओं ने मुझसे हाथ मिलाया है। आप पहली हैं जो इतनी कम उम्र की हैं। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और सिद्धार्थ अंदर आया। मयूरी ने उसको देखकर कहा, सिद्धार्थ, तुम आ गए। ये कहते हुए वो उसकी तरफ लपकी। आगे से सिद्धार्थ ने मयूरी का हाथ थाम लिया और अभिषेक की तरफ देखकर पुकार कर कहा, मामा जी। ये सुनते ही मयूरी की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गई। उसने चौंक कर कहा, क्या मामा जी? तभी उसे अचानक याद आया कि उसका सारा सास का सरनेम भी आहूजा था। उसने हकलाकर सिद्धार्थ से पूछा, क्या क्या वो तुम्हारे सगे रिलेटिव हैं? आगे से सिद्धार्थ ने बिना कुछ कहे बाल सहलाए। तभी अभिषेक ने हंसकर कहा, मयूरी, मैं सचमुच उसका सगा मामा हूं।
सिद्धार्थ, वाइफ चुनने में तुम्हारी नज़र बहुत अच्छी है। ये कहते हुए उन्होंने सिद्धार्थ का थम्स अप दिया। उनकी बात सुनकर मयूरी शर्म से पानी पानी हो गई। उसने अभी अभी अपनी सास के भाई को धोखेबाज कहा था। अपनी गलती का एहसास होते ही उसने धीरे से कहा, मामा जी, मैं बकवास कर रही थी। क्या मैं आपके साथ एक एंटरटेनमेंट कंपनी खोलूं? ये और भी गलत लगा, जैसे वे उन्हें पैसे कमाने का मौका दे रही हो। उसकी ये बात सुनकर अभिषेक और जोर से हंसे। सिद्धार्थ ने मयूरी के लाल पड़ चुके चेहरे को अपनी बाहों में भर लिया। तभी अभिषेक ने हंसकर कहा, सिद्धार्थ, मयूरी, मुझे अभी खाना खाना है, मैं चलता हूँ। ये कहकर अभिषेक चले गए। उनके जाते ही मयूरी सिद्धार्थ पर बरस पड़ी। उसने चिल्लाकर कहा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मुझे उनसे नाराज होने का कारण क्यों बनाया? आगे से सिद्धार्थ ने उसके बालों को चूमकर शांति से कहा, अगर बता देता तो क्या तुम बिजनेस में रियायत देती? वैसे भी क्या मामा जी तुम्हें पसंद नहीं करते? उसकी बात सुनकर मयूर ने घर से ठुड्डी उठ फाड़ कर कहा, हाँ सही है, आखिर आपकी वाइफ कौन है? आगे से सिद्धार्थ ने उसकी ठुड्डी सहला कर कहा, इतनी खुश मत हो वरना आसमान में उड़ जाओगी। तभी वेटर ऑर्डर लेने आ गया। मयूर ने मेन्यू लपक लिया और घर के उबाऊ स्वास्थ्यवर्धक खाने से वो तंग आ चुकी थी। उसने दयनीय आंखों से सिद्धार्थ को देखकर कहा, हबी, मुझे गर्मा गर्म नूडल्स खाने हैं। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ की भौहें तन गई। वो जानता था कि यह खाना हेल्दी नहीं है, लेकिन तभी मयूरी ने चुपके से उसकी कमीज खींच कर कहा, "हम्म।" तभी सिद्धार्थ ने कहा, ठीक है। साथ ही सिद्धार्थ ने अन्य व्यंजन मंगवाए। मयूरी ने खट्टे सूप का घूंट भरा तो स्वर्ग जैसा एक्सपीरियंस हुआ। उसने खुश होकर कहा, हबी, क्या आप खाएंगे? सिद्धार्थ ने उसके लिए दूसरा खाना शुरू करके कहा, नहीं मयूरी, इसको छोड़ो, तुम मुझे यह बताओ कि तुम इतना पैसा किस लिए कमाना चाहती हो? मयूरी ने मजे से नूडल खाकर कहा, भला पैसे से नफरत किसे होती है? लेकिन आगे से सिद्धार्थ ने प्यार से कहा, मेरे पास पैसे है, मैं तुम्हारा खर्च उठा सकता हूँ। मयूरी ने उसे समझा कर कहा, यह अलग है, मैंने पिछले 6 महीनों में बहुत सोच विचार किया, इन्वेस्ट किया। मैं अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहती हूँ। जब नन्हा मास्टर सिद्धार्थ पैदा होगा तो मैं पर्दे के पीछे रहकर काम संभालूंगी। मुझे पैसे चाहिए ताकि मैं माँ की नज़रों में जगह बना सकूं। अब मैं मिसेस सिद्धार्थ गुलेरिया हूँ, मुझे उस लेवल का बनना ही होगा। सिद्धार्थ ने दिलचस्पी से पूछा, मयूरी, तुमने पिछले 6 महीनों में कितना पैसा कमाया है? मयूरी ने नूडल्स छोड़े और अपनी उंगलियां गिनना शुरू किया। 1, 2, 8, 9, 10। वो गिन ही रही थी तभी सिद्धार्थ ने मुस्कुरा कर कहा, 10 मिलियन? बुरा नहीं है। उसकी बात सुनकर आगे से मयूरी ने पैर पटक कर कहा, गलत, 2 जीरो और जोड़ो। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ रुक गया। उसने उसके कान में फुसफुसा कर कहा, 100 करोड़? तुमने आधे साल में इतना पैसा कमा लिया, तुम तो कमाल हो। तभी मयूरी ने 3 उंगलियां और दिखाकर कहा, अभी और है। मित्तल ग्रुप की 148 फ्रेंचाइजी, सिटी ऑफ लव का मुनाफा और एंटरटेनमेंट के शेयर जो 6 गुना बढ़ गए। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ ने उसे भावुक होकर चूमा। मेरी वाइफ पैसे कमाने में माहिर है, मुझे अब तनाव हो रहा है। उसकी बात सुनकर मयूरी खिलखिला उठी। उसके कंधे पर चढ़ गई, उसे मूंगफली का पफ खिलाने के लिए कोशिश करने लगी। माहौल शरारती और प्रेमपूर्ण हो गया। तभी सिद्धार्थ ने उसे कमर से पकड़कर कहा, छोटी चालाक लड़की, बच्चे के जन्म के बाद देखना मैं तुम्हारा क्या हल करूंगा। सिद्धार्थ के लिए पैसे मायने नहीं रखते। वो मयूरी के जीवन के प्रति उत्साह और बुद्धिमत्ता का कायल था। वो एक ऐसा किताब थी जिसे पूरा कभी नहीं पढ़ा जा सकता। इसके बाद शाम सिद्धार्थ मयूरी को गुलेरिया हाउस ले गया। हल्के पर्पल कलर की ड्रेस में मयूरी बड़ी शालीन लग रही थी। लिविंग रूम में 7-8 बुजुर्ग बैठे थे। हवा में सिगार का धुआं और धन का रूप भी। सिद्धार्थ को देखते ही सब खड़े हो गए। उन्होंने सिद्धार्थ को देखते ही एक्साइटेड में कहा, सिद्धार्थ, तुम आ गए। यह देखकर मयूरी को गर्व हुआ। उसका हस्बैंड उम्र में छोटा था पर उसका प्रभाव सबसे ज्यादा था। तभी सिद्धार्थ ने उन सभी को इंट्रो करवा कर कहा, मयूरी, ये मेरे बड़े चाचा हैं, ये दूसरे चाचा हैं। ऐसे ही सभी का इंट्रो देने के बाद उसने सबके बारे में बताया। फिर उसने उन बुजुर्गों को मयूरी की तरफ इशारा करके कहा, और ये है मेरी वाइफ मयूरी। उन सब की निगाहें मयूरी पर थी। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, सिद्धार्थ, तुम्हारी पसंद अच्छी है। ये कहकर उन्होंने हेमराज की तरफ देखकर कहा, हेमराज, अब पोते को खिलाने का समय आ गया है।
आगे से हेमराज ने हंसकर कहा, अभी तो वो मेरी बहू के घर में आराम कर रहा है। तभी उसको कुछ याद आया। उसने बुजुर्गों से कहा, अरे हाँ, प्रेग्नेंट महिला के पास सबको सिगरेट बुझा देनी चाहिए ना। हेमराज का ये ऑर्डर मयूरी के आने वाले वारिस के लिए इम्पोर्टेंट स्थापित कर गया। सभी बुजुर्गों ने तुरंत सिगार बुझा दिए। माहौल थोड़ा गर्म हो गया। तभी मयूरी ने हेमराज से पूछा, पापा, माँ कहाँ है? हेमराज ने उसकी बात का जवाब देकर कहा, वो किचन में बिजी हैं। उसकी बात सुनते ही मयूरी ने मुस्कुरा कर कहा, तो मैं माँ की मदद करने किचन में जाती हूँ। तभी सिद्धार्थ ने उसे चेतावनी भरी नजरों से देखा, जिसका अर्थ था, अपमान को आमंत्रित मत करो। लेकिन आगे से मयूरी ने उसको आंख मारी और आश्वस्त किया कि सब ठीक होगा। वो जानती थी कि यह सफर आसान नहीं होगा, लेकिन वो तैयार थी। मयूरी को किचन में प्रवेश करता देखकर सिद्धार्थ की बाहों में स्नेह और लालचारी का मिला जुला भाव था। गुलेरिया हाउस आने से पहले ही उसने मयूरी को सख्त हिदायत दी थी कि वह उसकी बात सुने और कोई परेशानी खड़ी ना करे। लेकिन तब उसकी आवाज का लहजा तो ऐसा था कि वह उसे लाड़ प्यार से बिगाड़ रहा हो। इसके बाद कुछ एक बुजुर्ग जाने के बाद सिद्धार्थ ने किचन की ओर देखा और उसको ऐसे किचन की तरफ देखकर उसके पापा ने उसे चिढ़ाकर कहा, आज के इस मौके पर तुम्हें किस बात का डर है? आगे से सिद्धार्थ ने स्पाट लहजे में कहा, मुझे डर है कि आपकी वाइफ मेरी वाइफ को परेशान करेगी। उसकी बात सुनकर हेमराज निरुत्तर हो गए। वहीं उधर किचन में सारिका फलों की थाली तैयार कर रही थी। अमीर परिवारों की रीत थी, एक सच्ची हेड को न सिर्फ मेहमानबाजी बल्कि पाक कला में भी निपुण होना चाहिए। तभी मयूरी ने उससे कहा, माँ, मैं यहाँ आ गई हूँ, मुझे मदद करने दीजिए, यही तो मैं सबसे अच्छे करती हूँ। ये कहते हुए मयूरी नौकरानी के हाथ से चाकू लिया। नौकरानी भी मैडम कहकर बाहर चली गई। लेकिन ये सब देखकर सारिका का गुस्सा फूट पड़ा। उसने गुस्से में झुंझला कर कहा, ये मत सोचो कि तुम जीत गई। अगर हेमराज ने जोर न दिया होता तो मैं तुम्हें गुलेरिया हाउस में कदम भी न रखने देती। वहीं मयूरी ने इत्मीनान से एप्पल काटा, मीठी मुस्कान के साथ बोली, माँ, बहस का क्या फायदा? मैं गुलेरिया हाउस के बड़े दरवाजे के अंदर आ चुकी हूँ। नौकर मुझे मैडम कह रहे हैं, आप माने या ना माने, मैं जीत चुकी हूँ। उसकी बात सुनकर सारिका ने गुस्से में दांत पीस कर कहा, तुम। तभी मयूरी ने एप्पल का टुकड़ा सारिका के मुंह के पास ले जाकर धीरे से उसको याद दिलाकर कहा, माँ, गुस्सा मत करो, एप्पल खा लो, बाहर लोग देख रहे हैं। उसकी बात सुनकर सारिका ने बाहर देखा। बाहर बैठे बुजुर्ग उनकी ओर ही देख रहे थे। उसने तुरंत चेहरे पर विनम्र मुस्कान ओढ़ ली। मयूरी की तरफ देखकर कहा, मयूरी, क्या तुम संतुष्ट हो? लेकिन जब सारिका ने एप्पल मुंह में लिया तो मयूरी ने एप्पल को खुद खा लिया और कहा, माँ, जब हम आए तो बुजुर्गों ने मेरे पेट को गौर से देखा। वो सास बहू का तमाशा देखने का इंतजार कर रहे हैं। अगर आपने मारवा परिवार के चैरिटी इवेंट में हंगामा न मचाया होता तो मुझे आज इतनी तवज्जो न मिलती। उसकी बात सुनकर सारिका निरुत्तर थी। उसने गुस्से में फल काट कर फेंक दिया और मयूरी ने झुंझला कर कहा, सजाओ थाली और आराम से करो। ये कहकर वो पैर पटक कर बाहर चली गई। मयूरी ने उसके जाने के बाद शरारत में मुंह चिढ़ाया। उसने फलों को नकाशी करके एक सुंदर खरगोश की आकार में थाली सजा दी, जिसे देखकर नौकरानी ने उसे तारीफ में कहा, वाह मैम, ये तो 5 स्टार शेफ जैसा काम है। क्या आप इसे खुद बाहर नहीं लेकर जाएंगी? मयूरी ने मासूमियत का नाटक करके कहा, नहीं, माँ ने कहा था कि मैं किचन में ही रहूं। जब तक वो संतुष्ट होकर मुझे न बुलाए मैं बाहर आने की हिम्मत कैसे कर सकती हूँ। उधर लिविंग रूम में जब नौकरानी फलों की शानदार थाली लेकर गई तो बुजुर्ग तारीफ किए बिना नहीं रह सके। उनमें से एक ने मुस्कुराकर सारिका से कहा, सारिका, तुम्हारे परिवार का कुक तो कमाल का है। उसकी तारीफ सुनकर सारिका चेहरा सख्त कर गई। वो मयूरी का काम था। तभी नौकरानी ने आदरपूर्वक कहा, जी नहीं, ये हमारी मैडम ने सजाया है। तभी एक बुजुर्ग ने इंटरेस्ट दिखाकर कहा, ओह, तो आपकी मैडम बाहर क्यों नहीं आती? हमें उनसे मिलना चाहिए। आगे से नौकरानी ने रटा रटाया जवाब देकर कहा, मैडम ने कहा है कि जब मैडम सारिका संतुष्ट होंगी तो उन्हें बुलाएंगी, जब तक वो बाहर आने की हिम्मत नहीं करेंगी। उसकी बात सुनते ही सबकी निगाहें सारिका पर टिक गई। तभी सारिका ने स्थिति संभाल कर हंस कर कहा, मयूरी ने मेरी बात को गंभीरता से ले लिया। तभी हेमराज ने सारिका के कंधे पर हाथ रखकर मजाक में लेकिन मजबूती से कहा, बहू को सबक सिखाना ठीक है, लेकिन ज्यादा सख्त मत बनो। जाओ, उसे बुला लाओ।
सारिका अनिच्छा से उठी और किचन के दरवाजे पर जाकर बोली, दिखावा बंद करो, बाहर आओ। मयूरी मुस्कान के साथ पीछे चल पड़ी। आज बाजी पलट चुकी थी। लिविंग रूम में आते ही मयूरी सोफे पर बैठ गई। बुजुर्ग ने उसे दुलाकर कहा, बेटी सच बताओ, क्या तुम्हारी सास ने तुम्हें परेशान किया? हम सब तुम्हारे साथ हैं। आगे से मयूरी ने नजरें झुकाकर कहा, नहीं, माँ तो मुझ पर बहुत मेहरबान है, बस थोड़ी सी। यह कहकर उसने वाक्य अधूरा छोड़ दिया, जिससे कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर वो खिलखिलाकर हंसकर आगे बोली, माँ को हंसना पसंद नहीं है, वो हमेशा मुंह बनाए रखती है। उसने सारिका के हाव भाव को इतनी सटीक नकल उतारी कि हेमराज और बाकी बुजुर्ग ठहाके मारकर हंसने लगे। मयूरी ने फिर एक एप्पल का टुकड़ा उठाया, सारिका के मुंह में जबरदस्ती डालकर मीठी आवाज में कहा, माँ इसे खा लीजिए ना, आपकी बहू आपको कितने प्यार से खिला रही है। सारिका को भी सबके सामने एप्पल खाना पड़ा। तभी हेमराज ने सोफे पर थपथपा कर कहा, देखो, सास बहू माँ बेटों की तरह होती है। तभी उर्मिला उनकी बेटी जानवी मारवा ने प्रवेश किया। उन्हें देखकर मयूरी की आंखों में चमक आ गई। सारिका ने उनका स्वागत करके कहा, अरे मिसेज मारवा, जानवी आइए बैठिए। उनको देखते ही उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ गई, क्योंकि वह उन्हें बहुत पसंद करती थी। वहीं उर्मिला ने घमंड से मयूरी को इग्नोर किया। आगे से मयूरी ने शांत स्वर में ऑर्डर देकर नौकरानी से कहा, मिसेज मारवा और मिस मारवा को चाय परोसो। इस ऑर्डर ने उर्मिला के अहंकार को चोट पहुंचाई, क्योंकि मयूरी की हंसी साफ कर रही थी। यह मेरा घर है, इसलिए उर्मिला ने बैठकर हमला बोलकर कहा, मिस मयूरी, आपके पापा क्या करते हैं? आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है? इससे पहले कि मयूरी कोई जवाब देती, उसके कंधे पर अचानक एक मजबूत हाथ ने सहारा लिया। सिद्धार्थ उसके पीछे खड़ा था। इसके बाद मयूरी ने ईमानदारी से कहा, मेरे पिता एक छोटी कंपनी चलाते हैं। मेरी माँ अनाथालय में पली बड़ी, 8 साल की उम्र में बाल वधू बनी। उसने अपना बैकग्राउंड छिपाया नहीं, बल्कि गौरव से एक्सेप्ट किया। उसकी ईमानदारी देखकर हेमराज की आंखों में प्रशंसा थी। यह लड़की सारिका और उर्मिला के तानों का जवाब अपनी सच्चाई और कॉन्फिडेंस दे रही थी। तभी जानवी ने खुश होकर उससे पूछा, मिस मयूरी, मतलब आप किसी कुलीन परिवार से नहीं हैं? आगे से मयूरी ने बेबाकी से एक्सेप्ट करके कहा, जी हाँ, निश्चित रूप से मिस मारवा जितनी कुलीन नहीं हूं। इसी के साथ माहौल गर्मा गया। बुजुर्ग ने चुटकी लेकर कहा, अरे सारिका, हमने सुना था कि चैरिटी इवेंट में तुम लोगों ने मयूरी का अपमान किया, क्या बात है? मयूरी ने चाय का घूंट भरा और सारिका को आंख मारकर कहा, माँ सब पूछ रहे हैं, क्या आप जवाब देंगी? सारिका फंस गई। उसने दांत पीस कर कहा, यह सब गलतफहमी थी। मयूरी मेरी बहू है और मैं उससे बड़ी संतुष्ट हूं। उसकी बात सुनकर उर्मिला और जानवी हैरान रह गई। उनके सहयोगी ने पाला बदल लिया। तभी मयूरी ने हंसकर कहा, मिसेज मारवा, मिस मारवा, आपने मेरे घर में कदम रखते ही मुझे मिस मयूरी कहा। यह ठीक नहीं है। मैं मिसेज सिद्धार्थ गुलेरिया हूं। आप मुझे अब से यही कहकर बुलाइएगा। उर्मिला और जानवी गुस्से में थी, लेकिन सिद्धार्थ की खौफनाक नजरों के सामने उन्हें झुकना पड़ा। उन्होंने बेमन से कहा, मिसेज गुलेरिया। तभी अभिषेक ने वहां प्रवेश किया। उन्होंने मयूरी की तरफ देखकर कहा, बहुत बढ़िया मयूरी। उसको देखते ही सारिका खुश हो गई। उसने खुशी में झूम कर कहा, अभिषेक भाई। आगे से अभिषेक ने कहा, सारिका, मैं काफी देर से यहाँ हूं, मैंने सब देखा। तभी हेमराज ने उससे पूछा, आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? तभी अभिषेक ने अनाउंसमेंट करके कहा, हाँ, हम पार्टनर हैं। उसकी बात सुनकर सभी बुजुर्ग चौंक गए। उनमें से एक ने हैरान होकर कहा, मयूरी तो अभी बच्ची है, वो इन्वेस्टिंग के बारे में क्या जानती होगी? तभी अभिषेक ने उन सभी को मयूरी की उपलब्धियां गिनाई। बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड, अपना स्टूडियो कंपनी में इन्वेस्ट और फॉर्ब लिस्ट में स्थान। उन्होंने मयूरी की तारीफ करके कहा, ये लड़की कमाल की है। शुरुआत में तो मैं इसके साथ कंपनी खोलना चाहता था, लेकिन जानते हैं इसने क्या कहा? उसकी बात सुनकर सब एक्साइटेड हो गई। तभी अभिषेक ने अपनी बात को बढ़ाकर कहा, इसने मुझसे कहा, मेरे फेम को देखते हुए अगर मैं कंपनी खोलूं तो वो हिट होगी ही। आपके पास मेरे साथ पार्टनरशिप करने का क्या योग्यता है? उसकी बात सुनकर बुजुर्ग हंस पड़े। उन्होंने हंसकर कहा, वाह, कितना दबंग लहजा है इसका। फिर इसने मेरे साथ इन्वेस्टिंग में पार्टनरशिप की। मैंने कहा तुम्हें कुछ नहीं आता, तो इसने कहा कि आपकी सारी इन्वेस्टमेंट इंटरटेनमेंट वर्ल्ड में है और इंडस्ट्री के बारे में ऐसी कोई बात नहीं जो मयूरी को ना पता हो।
उसकी बात सुनकर बुजुर्ग ने मयूरी को विस्मय से देखा, उसकी तारीफ करके कहा, अरे कितनी शानदार सोच है इसकी। अब मयूरी सिर्फ एक बहू नहीं बल्कि एक पावर थी, जिसे उन्होंने कम आंका था। अभिषेक ने पूरी कहानी सुनाकर कहा, वो है तो बहुत छोटी लेकिन बड़ी करूर है। उनका लहजा स्पष्ट और संयमित था, जिसने सभी को बांध लिया। उन्होंने एक गहरी सांस लेकर कहा, आखिरकार मैंने मयूरी के साथ पार्टनरशिप करने का फैसला किया। ठीक उसी समय सिद्धार्थ आया और उसने मुझे मामा जी कहकर पुकारा। उसके मुंह से मामा जी सुनकर ये स्तब्ध रह गई। क्या आपको पता है उसने क्या कहा? दर्शकों की उत्सुकता फिर बढ़ गई। उन्होंने एक्साइटमेंट में पूछा, अरे अब उसने क्या कहा होगा? अभिषेक ने हंसकर कहा, मुझे खेद है, मुझे पता था कि आप उनके मामा हैं। चलो मैं तुम्हारे मामा के साथ एक एंटरटेनमेंट कंपनी खोलती हूँ। ये लड़की मुझे दान दे रही है, बताओ। उसकी बात सुनकर बुजुर्ग ठहाके मारकर हंस पड़े। उन्होंने हंसकर कहा, हमें उम्मीद नहीं थी आप इतने वर्षों के संघर्ष के बाद अपने ही भांजे से भी हार जाएंगे। मयूरी शर्म से नीचे देख रही थी, जबकि सिद्धार्थ उसके पीछे खड़ा होकर मुस्कुरा रहा था। तभी बुजुर्गों ने तारीफ में मयूरी को कहा, हेमराज, सारिका, सिद्धार्थ और मयूरी का रिश्ता कितना अच्छा है। बिना कुछ कहे इतने ही सक्षम और आज्ञाकारी बहू पाली आपने। हेमराज ने मयूरी को देखा। 21 साल की मयूरी शालीन और बुद्धिमान थी। उसने भी मुस्कुराते हुए तारीफ करके कहा, यह मेरे बेटे की अच्छी पसंद है। ये कहते हुए उसने सारिका को कोहनी मारी। सारिका शर्मिंदा थी, लेकिन अपने भाई अभिषेक की बात को नकार नहीं सकती थी। उसने बेमन से सहमति जताकर कहा, हाँ, अगर उनके बीच अच्छे रिलेशन हो तो ये अच्छा होगा। वहीं अर्मिला और जानवी कोने में उपेक्षित बैठी थी, जलन और क्रोध से जल रही थी। अभी अभिषेक ने उनकी तारीफ देखकर तीखे शब्दों में कहा, सब कुछ फैमिली बैकग्राउंड पर निर्भर नहीं करता। कुछ लोग बाहर से सोने जैसे दिखते हैं, लेकिन अंदर से सड़े हुए होते हैं। वे सीधा हमला था। आगे से उर्मिला भी हंगामा करना चाहती थी, लेकिन जानवी ने उसे रोक दिया। वे अभिषेक को नाराज नहीं कर सकती थी। तभी मयूरी उठी और शालीनता से बोली, मामा जी, आप थक गए होंगे, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। उसकी बात सुनते ही बाकी बुजुर्ग ने उसको छेड़ कर कहा, मयूरी, तुम पक्षपाती हो, हमारे लिए चाय नहीं। आगे से मयूरी ने आंख मार कर कहा, मैं सबके लिए चाय बनाऊंगी। यहाँ मौजूद सभी सीनियर्स को भूलने की मैं हिम्मत कैसे कर सकती हूँ। इसके बाद मयूरी किचन की तरफ चली गई। सिद्धार्थ उसे गर्व से देख रहा था। मयूरी ने न सिर्फ सारिका को संभाला, बल्कि इन चालाक बुजुर्गों का दिल जीत लिया। इसके बाद उर्मिला और जानवी अपमानित होकर वहां से चली गई। वहीं रात के खाने के बाद हेमराज और सिद्धार्थ मेहमानों को विदा कर रहे थे। सारिका भी अभिषेक को छोड़ने गई। कार में बैठते हुए अभिषेक ने सिगार जलाया और सारिका से कहा, बहन, मयूरी वाकई बहुत अच्छी है। उसकी बात सुनकर सारिका चौंक गई। उसने हैरान होकर कहा, भाई, मैं उसे नाखुश हूं। उसका अतीत और सिद्धार्थ का उसके लिए पागलपन मुझे पसंद नहीं। तभी अभिषेक ने राख झाड़ कर कहा, तुमने कभी जीत हासिल नहीं की। अब हेमराज का दिल भी मयूरी की तरफ है। अपनी असंतुष्टि अपने तक रखो। सिद्धार्थ जितना बेहतर होगा, तुम्हारा रुतबा भी बढ़ेगा। मारवा परिवार वाली गलती दोबारा मत करना। आगे से सारिका ने सिर झुकाकर कहा, भाई, मैं समझ गई। तभी अभिषेक ने आगे कहा, और हाँ, मारवा परिवार का पतन हो रहा है। उर्मिला और जानवी साधारण है। अगर हो सके तो मारवा की असली पोती को ढूंढो, जिसे वाइन बनाने की प्रतिभा विरासत में मिली थी। अब सारिका के पास कोई जवाब नहीं था। इसके बाद अभिषेक वहां से चले गए। वहीं गुलेरिया हाउस के अंदर वापस लौटने पर हेमराज ने सिद्धार्थ से पूछा, क्या तुम्हें माँ का जन्मदिन याद है? सिद्धार्थ हैरान था। गुलेरिया परिवार में जन्मदिन कभी मनाया नहीं जाता था, लेकिन फिर भी उसने अपनी हैरानी छुपा कर कहा, हाँ, आधे महीने बाद है। तभी हेमराज ने उसके सामने एक प्रस्ताव रखकर कहा, बहू के आने के बाद यह पहला जन्मदिन है। मयूरी को दावत ऑर्गेनाइज कर दो। आगे से सिद्धार्थ ने विरोध करके कहा, पापा, मयूरी प्रेग्नेंट है। लेकिन मयूरी ने तुरंत उसकी बात काट कर कहा, पापा, मुझ पर भरोसा करने के लिए धन्यवाद, लेकिन ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है। मुझे डर है कि कहीं माँ को बुरा न लगे। उसकी बात सुनकर हेमराज मुस्कुराए। वो समझ गई, इसलिए हेमराज ने उससे कहा, बहू होने के नाते ये तुम्हारी नेक नियत है। तुम्हारी माँ खुश होगी। उसकी बात सुनकर मयूरी ने आगे वादा करके कहा, ठीक है, मैं एक्सेप्ट करती हूँ। उसका कॉन्फिडेंस देखकर हेमराज ने सिद्धार्थ से कहा, देखो देखो, तुम्हारी वाइफ तुमसे बेहतर है। कल घर आना और नौकरानी सब समझा देगी।
वापसी में सिद्धार्थ और मयूरी पैदल चल रहे थे। गर्मी की रात में शहर गुलजार था। मयूरी खुशी से फुटपाथ पर ईंटों पर उछल रही थी। तभी सिद्धार्थ ने उसे टोक कर कहा, उछल कूद मत करो, नन्हे मास्टर सिद्धार्थ का ध्यान रखो। आगे से मयूरी ने प्यारी मुस्कान के साथ कहा, डॉक्टर ने कहा है थोड़ी एक्सरसाइज करो। ठीक है, बच्चा एक्टिव पैदा होगा। सिद्धार्थ ने हार मान ली। वो बहुत आकर्षक लग रहा था। लोग इस बेमेल जोड़ी, इस मैच्योर रईस और इस युगल चुलबुली वाइफ को देख रहे थे। तभी मयूरी ने सिद्धार्थ को कहा, अभी अभिषेक को चुनना सही फैसला था। इसे करियर और माँ दोनों सद गई। माँ मामा जी की बहुत सुनती है। आगे से सिद्धार्थ ने उसका सिर सहलाकर जवाब देकर कहा, हाँ, मेरी वाइफ ने ही उन्हें मना लिया। आगे से मयूरी ने गर्व से कहा, उम्मीद है आपकी वाइफ कौन है? सिद्धार्थ ने उसका पसीना पोंछ कर कहा, मयूरी, दावत की जिम्मेदारी क्यों ली? तुम प्रेग्नेंट हो। मयूरी ने उसकी आंखों में देखकर इस बात का जवाब देकर कहा, यह दुनिया को बताने का मौका है कि गुलेरिया परिवार की बहू मैं हूं और अब माँ मुझसे शर्मिंदा नहीं करेगी। लेकिन अभी हमारे बीच मत पड़िए। सास बहू के झगड़े में आपको बोलना माँ को चुभेगा। सिद्धार्थ उसको तुरंत मान गया। उसने हल्के में कहा, ठीक है। तभी मयूरी ने उससे पूछा, हबी, क्या आप दादी के जन्मदिन पर गाना गाएंगे? लेकिन सिद्धार्थ ने तुरंत मना करके उसकी बात का जवाब देकर बोला, मयूरी, इस पर चर्चा नहीं होगी। वो 31 साल का था, गाना गाना उसे शोभा नहीं देता। तभी आगे से मयूरी ने आ भरी और बात बदल दी। उसे आइसक्रीम की दुकान दिखाई दी, जिसको देखते ही सिद्धार्थ से कहा, हबी, आइसक्रीम। लेकिन सिद्धार्थ ने उसको मना करके कहा, नहीं, ठंड है। नन्हे मास्टर सिद्धार्थ ठंड से जम जाएंगे। उसकी बात सुनकर मयूरी का सब्र टूट गया। गाना नहीं, अब आइसक्रीम भी नहीं। वो रुक गई और गाल फुलाकर बोली, तुम सिर्फ बच्चे से प्यार करते हो, मुझसे नहीं। सिद्धार्थ का दिल पिघल गया। वो उसे मना नहीं कर सका, इसलिए उसने हार मानकर कहा, ठीक है, यहीं रुको। इसके कुछ देर बाद वो आइसक्रीम लेकर लौटा। मयूरी मजे से खाने लगी। सिद्धार्थ उसे 3 महीने पहले सड़क किनारे रोते हुए आइसक्रीम याद करके भावुक हो गया। उसने उससे पूछा, क्या ये अच्छा है? आगे से मयूरी ने कहा, हाँ, अच्छा है, मैं धीरे धीरे खाऊंगी ताकि बच्चे को ठंड न लगे। तभी सिद्धार्थ ने उसके करीब आकर कहा, बच्चे को ये पसंद नहीं। अगर ये पिघल जाए तो क्या तुम मुझे खिला दोगी? मयूरी समझ गई और शर्म से लाल हो गई। उसने शर्मा कर कहा, तुम किस बारे में बात कर रहे हो, बेशर्म? सिद्धार्थ ने मयूरी के कंधे पर पकड़ मजबूत करके कहा, मयूरी, मुझे कल बिजनेस ट्रिप पर जाना है। मैं सिर्फ 1 हफ्ते में वापस आऊंगा। क्या यह तुम्हारे पति के प्रति उचित व्यवहार है? क्या तुम्हें डर नहीं कि मैं दूसरी महिलाओं की तलाश में निकल जाऊं? उसकी बात सुनकर मयूरी ने कड़क आवाज में कहा, तुम हिम्मत तो करके देखो। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ ने शरारत भरी मुस्कान के साथ कहा, मेरी हिम्मत होगी या नहीं, ये मेरी वाइफ के आज रात के प्रदर्शन पर निर्भर करती है। उसकी बात सुनकर मयूरी शर्म से लाल हो गई। यह आदमी हमेशा झूठ। अगले दिन सिद्धार्थ के जाने के बाद मयूरी विला में तैयारी में व्यस्त हो गई। नौकर ने फ्रेगमेंट्स का ढेर उसके सामने रखकर कहा, मैडम, ये इवेंट के कंट्रोल में मेन्यू और सजावट के ऑप्शन हैं। प्लीज इनको देख लीजिए और फैसला कीजिए। मयूरी को समझ आया कि हेमराज ने छोटी छोटी बातों से क्या मतलब था। उसने तुरंत युद्ध लेवल पर काम शुरू कर दिया। उसने डॉक्यूमेंट्स को प्राथमिकता दी। यह देखकर नौकर हैरान था। उसने मयूरी से कहा, मैडम, अब क्या कर रही हैं? मयूरी ने मुस्कुराकर जवाब देकर कहा, मैं इन्हें व्यवस्थित कर रही हूँ। विदेश में रहने वाले रिलेटिव्स को पहले आमंत्रित करना होगा। नौकर ने मन ही मन तारीफ की। ये यंग महिला कॉन्फिडेंस और दक्षता से भरी थी। लेकिन क्या मयूरी इस पूरे इवेंट को संभाल पाएगी? क्या होगा आगे की कहानी में, जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी कहानी जिद्दी बिलियनियर के साथ। दोस्तों, कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लाइक जरूर करें। एक प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि कहानी कैसी लग रही है और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। एक लाइक भी जरूर कर दें।